चलिए बात कर लेते हैं गुजरात के बड़े हादसे की। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे से अब साफ हो चुका है कि मोरबी हादसे में पुल को लेकर तमाम लापरवाहियां बरती गई। इसी केस में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कल भी 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस रिमांड ऑर्डर से कई अहम बातें अब तक सामने आई हैं, जिनमें से कई बातें विशेष हैं। ओरेवा के मैनेजर दीपक पारेख समेत 4 आरोपी रिमांड पर लिए गए हैं। आईपीसी की धारा 336 और 367 भी जोड़ी गई। जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था पुल बनाने में, उससे पुल का वजन और बढ़ा, ये बात भी सामने आई है। हादसे की सूरत में किसी तरह की किसी इमरजेंसी प्लान की कोई तैयारी नहीं थी। सब कॉन्ट्रैक्ट अनुभवहीन कंपनी को दिया गया था और यहां ठेकेदार ने मरम्मत के नाम पर सिर्फ रंग रोगन का काम किया था और पुल खोलने से पहले मेन केबल नहीं बदली गई थी। मरम्मत के लिए दिसंबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन त्योहारों के मद्देनजर मौसम में बम्पर कमाई की उम्मीद से इस पुल को पहले ही खोल दिया गया। सस्पेंशन ब्रिज के मरम्मत के काम का विशेषज्ञों ने मुआयना ही नहीं किया था। ये तमाम बड़ी लापरवाहियां अब सामने आई हैं। धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं क्योंकि कई आरोपी रिमांड पर लिए गए हैं। कल भी 4 आरोपी रिमांड पर लिए गए। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ जब की गई तो ये सब बातें निकलकर सामने आई। मोरबी हादसे में अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 135 तक पहुंच गई। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? इसके पीछे तकनीकी पहलू क्या है? मरम्मत करने वाली कंपनी ने किस तरह लापरवाही बरती? ग्राउंड जीरो से हमारी टीम ने ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। रविवार को मोरबी में जो झूला पुल था, जो मोरबी की शान कहा जाता था, मोरबी की पहचान कहा जाता था, वो टूटा और उसके साथ 135 लोगों की जान चली गई और कई परिवारों के सपने भी टूटे। अब तक हमने जिस तरह की पड़ताल एनडीटीवी पे की, लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश की कि कहां कहां कमी रह गई थी। आपने ये सब चीजें सिर्फ अब तक सुनी होंगी कि जो तार था, जो मेन वायर था जिस पे ये पुल लटका हुआ था, उस पे जंग लगी हुई थी, काम ठीक से करा नहीं था। उसके मैं आपको अब बिल्कुल सबूत दिखाता हूं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा मलबा जो है वो उस पुल का है। हम इस वक्त स्वामी नारायण मंदिर का जो पुल का हिस्सा है उस तरफ खड़े हुए हैं। इस जहां से अगली तरफ जो है दरबारगढ़ साहब, वहां से एक तार टूटा था। जो तार टूटा था उस पर जंग लगी हुई थी। ये बात सरकारी दावों में भी कही गई है, ये बात कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट एनडीटीवी के हाथ लगे हैं उसमें भी कही गई है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि वो तार, यही वो तार है जिसके ऊपर इस पुल का दारोमदार था। पुल की पूरा टिका हुआ था। ऐसे 2 तारों पर पुल टिका हुआ था, जिसमें से एक टूटा और उसके साथ इतने सारे लोग मारे गए। इस तार की हालत आप अगर देख सकें तो इसमें पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। इसका एक एक हिस्सा अगर मैं कहूं तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक नट बोल्ट जो है वो पूरी तरीके से इसमें जंग लगा हुआ है। पुल के साथ ये सस्पेंडर्स थे, इस तार से ये सस्पेंडर लगे थे जिसमें जहां पे लोग चलते थे, जो पुल का जमीन थी जिसपे जो फट्टे थे जिसपे लोग चलते थे, वो जुड़े होते थे। इन सस्पेंडर्स की आप हालत देखिए, इनका एक एक हिस्सा आपको जंग लगा दिखाई पड़ेगा। अगर इस पे मैं थोड़ा हाथ ऐसे यूं फेर दूं तो ये मेरे हाथ में ये आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जंग लगा हुआ ये पूरा हिस्सा था। इसको बदला नहीं गया, इसको छुआ नहीं गया। एक एक चीज अगर इस पुल की आप देखेंगे तो वो इतनी बुरी तरह से इसमें जंग लगा हुआ है कि ये अब तक किस तरीके से टिका हुआ था, ये शायद आश्चर्य की बात है। बदलाव क्या किया गया इसमें? लकड़ी के पहले फट्टे थे जिस पे लोग चलते थे, उन्हें बदलकर एल्यूमिनियम की ये शीट लगाई गई। इसका भी अगर मैं आपको हालत बताऊं तो किस तरीके से पैसा कमाना की कोशिश की गई। इन शीट्स की जरा मैं आपको हालत दिखाता हूं। मैं यहां पर अगर आपको बैठ के दिखाऊं तो एल्यूमिनियम की शीट है और उसके बीच में किस तरीके से जो फिलिंग आप देखेंगे तो ये फिलिंग आपको लगेगा कि प्लास्टिक की एक मैश लगा रखी है और उसके नीचे एक और बोर्ड का हिस्सा लगाया हुआ है। ये जो भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं इनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये बता रहे थे सर आपके टाइम में कितने लोग इस पे आप आते थे? 100 आदमी आते थे। 100 आदमी आते थे, वो सामने साइड में रोक देते थे। 100 आदमी इधर आ जाए, फिर दूसरे 100 आदमी को। अच्छा। और स्टेट के जमाने में तो ये 18 आदमी के लिए ही बना था। राजा के टाइम में सिर्फ 18 आदमी इस पे जा सकते थे। हाँ। तब तो ये पुल मजबूत था हमारे जमाने में, और लकड़े का जो सीट था। अब तो ये कितना साल हो गया? 52 साल तो मेरा हो गया है। बार बार मोरबी की जनता जो है वो इस हादसे जैसे उबर रही है, तो वो यही बात कह रही है। और ये जो अवशेष हैं, जो यहाँ पर इस पुल के बचे हुए अवशेष हैं, ये आपको बार बार यही बात याद दिलाएंगे कि किस तरीके से कुछ उद्योगपतियों की, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की
जो पैसा कमाने की भूख है और म्युनिसिपैलिटी मोरबी जिसकी जिम्मेदारी थी देखने की कि ये सब चीजें सुचारू रूप से चलें, उसने आंखें बंद करके रखी, जानबूझ के बंद करके रखी। उनकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। बड़े सवाल जिनका जवाब आना अभी बाकी है। सहयोगी पवन के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। इधर दिल्ली में प्रदूषण से वाकई बुरा हाल है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, दिल्ली अगर गैस चैम्बर बन चुकी है तो इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। आज पंजाब में खेत में आग लगने की घटनाओं में 19% का इजाफा हुआ। आज पंजाब में खेत में आग लगने की कुल 3634 घटनाएं सामने आई हैं और साफ है कि दिल्ली में प्रदूषण के जो हालात हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण लगभग बराबर है। क्या दिल्ली पंजाब नहीं पूरे देश में प्रदूषण फैला है? प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बैठक क्यों नहीं करते? केवल राजनीति हो रही है पोल्यूशन की, समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? तो दिल्ली एनसीआर की हवा फिलहाल खराब है, साथ ही राजनीतिक माहौल भी। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है, उधर एजेंसी अपने मुस्तैदी का दावा कर रही है, लेकिन हवा तो दम घोंटू है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदूषण राजनीतिक हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आबो हवा बिगड़ी, दम घूटा तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। पराली की समस्या का समाधान किसानों को सहयोग देने से होगा, किसानों को गाली देने से नहीं होगा। इसलिए किसानों को गाली देना बंद किया जाए और जो गलती किया है भाजपा की केंद्र सरकार ने, उसके लिए उसे माफी मांगना चाहिए। किसानों के साथ, दिल्ली वालों के साथ माफी मांगना चाहिए। आपकी वजह से आज पराली पंजाब के अंदर जल रही है। अगर सब मिल करके, जब किसान तैयार थे, पंजाब सरकार तैयार थी, दिल्ली सरकार तैयार थी, अगर आपने सहयोग किया होता तो आज पंजाब में जो पराली की घटनाएं आधी हो चुकी होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। पुराने आंदोलन का बदला मत लीजिए और लोगों को गुमराह मत करिए। अगर सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करिए। उधर बीजेपी ने दमघोटू हवा को लेकर ठीकरा आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर फोड़ा। केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए, हवा जहरीली हो जाएगी। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पराली जलाने से लेकर क्लाइमेट कंडीशन को दिल्ली एनसीआर की इस जहरीली हवा का जिम्मेदार मानती है। साथ में जमीनी एक्शन की बात पर भी जोर है, निगरानी भी हो रही है और दिशा निर्देशों का पालन भी। दिवाली के करीब 5-6 दिन तक उसके पश्चात थोड़ा सा देखा गया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत एडवर्स रहीं। हालांकि जो हमारे प्रयास हैं वो निरंतर चल रहे हैं, लेकिन चूंकि जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं
वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहे थे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के नाते। जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं, उनका जो किस तरह से अनुपालन किया जा रहा है उस पर काफी अच्छी निगरानी हो रही है और एक्शंस भी चल रहे हैं। परेशानी हर साल की है, आरोप प्रत्यारोप भी हर बार। हालात सुधरे इसके लिए कुछ पहल खुद से भी जरूरी है, जिम्मेवार के खिलाफ कार्रवाई भी हो और जिम्मेदारी तय भी। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी बीच बड़ी खबर गुजरात चुनाव को लेकर। आज चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें गुजरात चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान संभव है। तमाम राजनीतिक दल और तमाम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। हर बार की तरह इस बार भी संभव है कि 2 बार ये चुनाव किया जाए। आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता कादम्बिनी हमें देंगी। कादम्बिनी, क्या लगता है कि आज ऐलान हो सकता है विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का? संभावना इसी की है क्योंकि जब कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था तो कयास उस वक्त भी ये लग रहे थे कि साथ ही साथ गुजरात के चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन उस दिन नहीं किया गया। और उसके बारे में जब पूछा गया तो कहा गया कि अभी इसके बारे में ऐलान नहीं किया जा रहा है। तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि मोरबी का जो हादसा हुआ है उसी कारण चुनाव टल सकते हैं। लेकिन आज चुनाव आयोग की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको बता दूं कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे, 2017 के चुनाव हुए थे गुजरात में, तो 2 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार भी संभावना यही है कि 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में तारीख पड़ सकती है वोटिंग के लिए और ये भी माना जा रहा है कि 8 दिसंबर जो कि काउंटिंग डेट है हिमाचल प्रदेश के लिए, तो वही काउंटिंग डेट गुजरात के लिए भी रहेगा और दोनों के नतीजे साथ साथ आएंगे। तो आज 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और पूरी संभावना ये है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ये भी संभव है कि जिस तरह से मोरबी में हादसा हुआ उसको लेकर अब चुनाव आयोग कोई टिप्पणी इसमें करे और चुनाव को कुछ और डेट के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, ऐसा भी संभव है क्या? देखिए, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। हालांकि अगर इस तरह की चीज कोई होती है तो उसको लेकर चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल उठेंगे। हालांकि फरवरी 2023 तक विधानसभा की जो टेन्योर है वो गुजरात में है, तो ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, लेकिन तब भी अगर इस तरह की चीज होती है तो उसको लेकर कई सवाल उठ सकते हैं। हालांकि इस बात के लिए इंतजार करना होगा कि आखिर चुनाव आयोग क्या करता है। पूरी संभावना वैसे यही है कि तारीखों का ही ऐलान होगा क्योंकि हादसा जरूर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत ही दुखद हादसा है, लेकिन जो बाकी जो प्रक्रिया है चुनाव की शायद वो चलती रहेगी। जी, शुक्रिया आपका कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। 12 बजे क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें साफ हो जाएगा कि तारीखों का ऐलान किया जाता है या फिर पोस्टपोन किया जाता है। तो पाकिस्तान अब FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है और ये बात भारतीय खुफिया एजेंसियों की चिंता का विषय बनी हुई है। एजेंसियों के मुताबिक ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के होने से आतंकी गतिविधियों में 75% तक की कमी आई थी, लेकिन अब LOC के पास आतंकी कैंप्स में इजाफा हुआ है और इसका असर घाटी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों में देखा जा रहा है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसका असर कश्मीर घाटी में दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में 5 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें से एक पाकिस्तानी था और लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि 3 आतंकियों का मॉड्यूल सुरक्षा बलों पर हमला करने की प्लानिंग कर चुका था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आने वाले दिनों में और ज्यादा सतर्क रहने के संकेत दिए हैं, क्योंकि RANW की इनपुट्स के मुताबिक LOC के पार आतंकी ठिकानों में 50% वृद्धि हुई है। यही नहीं, कश्मीर समेत अन्य सुरक्षा बलों के ठिकानों और अधिक हमलों की आशंका भी जताई जा रही है। जिस क्षण वार्ता शुरू हुई और ये बात सामने आई कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग समाप्त होने वाली है, चीजें वापस हाथ से फिसलने लगी। More scalable, more attacks on hard targets and much more trouble. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में LOC के उस पार करीब 600 आतंकी कैंप थे। इनकी संख्या 2021 में 150 पहुंच गई थी। सितंबर 2022 तक अब ये बढ़कर 225 हो गई है। उधर मंत्रालय के आदेश के बाद अब सुरक्षा बलों ने अपनी तैनाती और ज्यादा सख्त कर दी है।
ताजा केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अभी 134 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जिनमें से 83 जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं यानी पाकिस्तानी हैं, बाकी के लोकल टेररिस्ट हैं। और जिस तरह के इनपुट्स अभी फिलहाल मिल रहे हैं, उससे ये अंदेशा है कि आने वाले दिनों में आतंकी जो हैं वो हार्ड टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते भर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के 4 मामले सामने आए हैं और सभी में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन 2 साल से राज्य बच्चों के प्रति सबसे असुरक्षित बना हुआ है। तमाम तरीकों के बावजूद इसमें कमी नहीं आई। 200 पुलिस वालों ने घंटों तक 4 साल की बिटिया को ढूंढा। पीड़ित भी कथित तौर पर बलात्कार के जघन्य अपराध के बावजूद सांसों की डोर थामे रही। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। उसको शाम को हम पकड़ने में उसको सफल हुए। उससे पूछताछ पे उसने बताया पूरे घटनाक्रम को, और जिसके आधार पे बच्ची को हमने रात में ही शाम को ही दस्तयाब करने में हमको सफलता मिली। बच्ची की उसकी स्थिति को देखते हुए हमने तत्काल उसको पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया और डॉक्टर ने उसको उचित इलाज किया, और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए हमने बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको भेजा है। प्रथम जो एफआईआर हुई थी वो 363 में हुई थी, और इसके आधार पे फिर मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पे इसमें हमने 376 और पॉक्सो की सुसंगत धाराएं उसमें हमने लगाई हैं। इससे पहले खंडवा में ही मदरसे में पढ़ने वाली मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में वहां के मौलाना को गिरफ्तार किया गया था। गुना में 3 दिनों में 2 नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ। शुक्रवार को 15 साल की नाबालिग के साथ 7 आरोपियों ने कथित तौर पर रेप किया। आरोपी पकड़े गए, उनके घर पर हथौड़ा चल गया। इधर सरकार समाज सुधार की बात कह रही है। ये विकृत मानसिकता है, इसमें समाज के अंदर जागरण की भी आवश्यकता है। आप देखेंगे कि ये जो बच्चियों के साथ हो रहा है, ये उनके समाज के, परिवार के सगे संबंधी, पड़ोसी, ये सब है। मध्य प्रदेश नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में इस साल भी नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2021 में देश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 33,036 मामले दर्ज हुए। इसमें मध्य प्रदेश के 3,515 केस शामिल थे। 2020 में 5,598 बलात्कार के मामले राज्य में दर्ज हुए, जिसमें 2,259 नाबालिग बच्चियों के साथ थे। मध्य प्रदेश वो राज्य जहां हर सरकारी आयोजन से पहले बेटियों को पूजा जाता है, जहां आज लाडली लक्ष्मी का भव्य आयोजन हो रहा है। लेकिन यही वो प्रदेश है जो बेटियों से दुष्कर्म के मामले में देश में पहली पायदान पर है। साफ तौर पर वो अपराधी जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो ना तो डर रहे हैं और ना ही ऐसे प्रतीकों को समझ पा रहे हैं। खंडवा से निशात और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के दादरी में एनटीपीसी थर्मल पावर के बाहर 24 गांव के लोग धरने दे रहे। ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया। सैकड़ों किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और पुलिस लगातार इन गांव में फ्लैग मार्च कर रही है। लेकिन 1986 में हुए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अब क्यों प्रदर्शन हो रहा है, जानने के लिए देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। दादरी के एनटीपीसी पावर प्लांट के नजदीक धरना दे रहे ग्रामीणों को पुलिस ने कुछ इस तरह हटाने की कोशिश की, लेकिन बुधवार को भी सैकड़ों किसान सुबह से ही दोबारा धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस का फ्लैग मार्च भी चलता रहा और सख्ती भी। गांव के अंदर हालात तनावपूर्ण हैं। यही वजह से आप देखिए कितना बड़ा काफिला जो है वो पुलिस का यहाँ पर आ रहा है, और इसी तरीके से राउंड यहाँ पर पुलिस का 24 घंटे चल रहा है ताकि जो किसान हैं वो प्रदर्शन न करने पाए। तो यहाँ पर भारी हमला जो है वो पुलिस का लगा हुआ है। रसूलपुर कस्बे की सभी दुकानें पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बंद हैं। गांव वालों का आरोप है कि एनटीपीसी प्लांट के लिए 1986, 1995 और 2004 में अधिग्रहित जमीनों के दाम अलग अलग क्यों दिए गए। एनटीपीसी ने एक नौकरी और फ्री बिजली कनेक्शन का वादा किया था। गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कों का वादा भी था, लेकिन नहीं बना। कब आज जमीन अधिग्रहण हुआ था? 86 में, 1986। कितनी जमीन गई थी आपकी? 11 बीघे। क्या क्या वायदे किए थे और 1986 के बाद क्यों धरना कर रहे हैं आप लोग? हमारे बुजुर्ग खत्म हो गए लड़ते लड़ते, अब हम लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, इनने वादे करे थे कि हम आपको, तुम्हारा काम गोद ले लिया, आपको बिजली फ्री देंगे, आपका विकास करेंगे, आपको शिक्षा
स्कूल बनाएंगे, आपके लिए हॉस्पिटल खोलेंगे, और अभी तक उन्होंने हॉस्पिटल खोला, कुछ नहीं दिया। जबकि जब इन्हें जमीन ली थी इन्होंने, तो इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल भी देंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, ठीक है जी, और जो मुआवजा है वो टाइम से आपको सबको मिल जाएगा। लेकिन मुआवजा भी नहीं मिला है, वो तो दूर की बात है। लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है, जैसे हमारी लाइट की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ हैं, सबसे बड़ी बीमारी, इसका कोई हमारे यहाँ समाधान नहीं हुआ है। एनटीपीसी को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज करिए, जो धोखाधड़ी करिए, क्यों करिए धोखाधड़ी? हमने कभी अपने बच्चों के 4 पुरवा नहीं मारे, जो हमारे बच्चे कल खूब पीते। फिलहाल प्रशासन लगातार इन गांव वालों को समझाने में जुटा है। एनटीपीसी प्लांट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 13 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहाँ पे धरना प्रदर्शनकारी थे, वो एकाएक प्लांट के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे और प्लांट को सुचारू रूप से जो चल रहा था उसको रोकने का प्रयास किया गया। इसको दृष्टिगत रखते हुए मौके पर मौजूद जो पुलिस बल और प्लांट की सुरक्षा में लगा हुआ जो सीआईएसएफ का बल था, उनके द्वारा आवश्यक हल्का बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन छोड़ा गया। पुलिस द्वारा इस मुकदमे को पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, एवं इस मुकदमे में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। हालात तनावपूर्ण हैं। समय रहते सरकार को एक समिति बनाकर गांव वालों की समस्या को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ऐसे धरने प्रदर्शन समय समय पर होते रहने की संभावना है। दादरी से अरविंद उत्तम और कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।